गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे कक्षा 11वीं का भूगोल विषय का अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं और इसका लेक्चर फर्स्ट आज मैं आपके सामने दूंगी। आज का जो हमारा अध्याय है वो है भारत की संरचना तथा इसका भू-आकृति विज्ञान। संरचना स्ट्रक्चर यानी कि भारत का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो किस प्रकार की, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसकी भू आकृतियाँ, भूमि पर जो दृश्य में भूदृश्य में दिखाई देते उसको क्या कहते हैं, भू आकृतियाँ कहते हैं। तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए आप इसमें क्या है, किसी भी देश की भू-आकृति के विकास में 3 दशाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बार भू-आकृतियाँ देखने से पहले हम बात करते हैं कि वो कौन सी 3 दशाएं जिनसे भू-आकृतियाँ बनती हैं। सबसे पहली जो दशा है वो है भौगोलिक संरचना, यानी कि हमारा जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होगा, जो हमारा धरातल जैसा होगा, उसी प्रकार की क्या बनेंगी, हमारी भू-आकृतियाँ बनेंगी। दूसरा है प्रक्रम, प्रोसेस, जो समय लगता है किसी भी काम में उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रक्रम कह सकते हैं। तीसरा विकास की अवस्थाएं, अलग अलग डेवलपमेंट की स्टेज। ये 3 वो दशाएं हैं जिनसे भू आकृतियों का विकास होता है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। कितनी है? लगभग 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। अब एक बार आप ये समझ लीजिए कि अंतर्जात बल क्या होते हैं। भूमि के अंदर, धरातल के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, उनको क्या कहते हैं, हम अंतर्जात बल कहते हैं, जिनसे किसमें परिवर्तन होता है, धरातल के ऊपर परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, भू आकृतियों में हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। और दूसरा है बहिर्जात बल, जिन्हें हम बाहर देख सकते हैं, जैसे कि किसी की नदी के द्वारा अपरदन किया जाना, निक्षेपण किया जाना, या फिर हवा के द्वारा अपरदन होना, निक्षेपण होना, ये सारे क्या कहलाते हैं, बहिर्जात बल। अब आप समझ होंगे अंतर्जात कौन से, जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वो भूमि के अंदर घटित होते हैं, वो क्रियाएं, वो बल। और बहिर्जात बल वो बल जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनके द्वारा बनने वाली आकृतियों को हम देख सकते हैं। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अधस्थलीय, यानी कि जो धरातल के ऊपर जो चीजें हमें दिखाई देती वो, और अधस्थलीय यानी कि धरातल के अंदर जो भी आकृतियां बनती हैं, उन सब का निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि वो सब किसकी वजह से बनती हैं, अंतर्जात और बहिर्जात बलों की वजह से बनती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू-आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनिक व बहिर्जनिक बलों किसे किसे बने हैं। भारत की अगर बात करें तो अंतर्जनिक और बहिर्जनिक बलों व प्लेटों के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप बने हैं। यानी कि जो भूमि के अंदर, जो धरातल के नीचे जो प्लेटें होती है, जैसे आपने पहले की क्लास में पढ़ा है कि 3 प्रकार की प्लेटें होती है, अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित। उन प्लेटों की क्रिया के कारण ही भारत की जो भूवैज्ञानिक संरचना है वो बनी है। अब भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है। वो 3 भूवैज्ञानिक खंड कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्रायद्वीपीय खंड, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार हमारा, उसको एक भाग बना दिया प्रायद्वीपीय खंड के नाम से। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत माने, जितने भी पर्वत हैं हिमालय के समेत, या जो छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो सारी कैसे आ जाते हैं, इस दूसरे खंड में आ जाते हैं। और तीसरा आता है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो मैदान बनाया गया है, वो इनके बारे में हम डिटेल में एक बार आगे करेंगे। सबसे पहला जो है प्रायद्वीपीय खंड, उसकी बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय खंड कौन सा है और ये कहां से लेकर कहां तक भारत में स्थित है। प्रायद्वीप की ऊपरी सीमा कटी फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी डेल्टाओं तक जाती है। गंगा नदी डेल्टा से पहले राजमहल की पहाड़ियां भी आती हैं। एक बार आप मैप के सहारे इसको और भी अच्छे समझ सकते हैं। जो भारत के मानचित्र में जो प्रायद्वीपीय वो खंड है वो कहाँ से लेकर है, जैसे आपको पता है कि कच्छ का रण कहाँ पे, गुजरात में यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है राजस्थान में वो क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ। तो कच्छ के रण से लेकर अरावली की पहाड़ियों के सहारे दिल्ली, ये आपका दिल्ली हो गया। गंगा यमुना नदी से आपको पता है, यमुना नदी ये बाउंड्री बनाती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की, और गंगा नदी ये आपकी उत्तर प्रदेश होगी जाती है। तो इन नदियों के सहारे की है, इनके ऊपर से निकाह में नहीं, कच्छ से लेकर अरावली पर्वत के सहारे, इन नदियों के सहारे बीच में जैसे यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ आ जाएंगी, और इसके बाद यहाँ तक जाते जाना गंगा नदी का डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा। तो इसके नीचे का जो भी क्षेत्र है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार या फिर प्रायद्वीपीय खंड। इसके अलावा अब और आगे चलेंगे, जब यहाँ पे आप चलेंगे तो मेघालय का जो पठार है वहां तक भी इसका विस्तार है। आगे देखिए, एक बार इसमें लिख रखा है, इसके उत्तर पूर्व में कर्बी एंगलोंग, ये भी असम और मेघालय की बाउंड्री के पास ये पठार है, कर्बी एंगलोंग मेघालय का पठार, तथा पश्चिम में राजस्थान है। यह पठार नाइस व ग्रेनाइट से बना है। किससे बना? नाइस और ग्रेनाइट नाम के
खनिजों से बना है। यह पठार इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का हिस्सा, जैसे कि आप पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी है वो कई प्लेटों से बनी हुई है, उसका जो धरातलीय भाग वो प्लेटों से बना। तो कौन सी प्लेट में आते हैं, इन प्लेटों के बारे में विस्तार से हम आगे जो अध्याय हमारे आएंगे उनमें पढ़ेंगे। तो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट आप याद रख लीजिए, जिससे ये हिस्सा बना है, इसलिए यह खंड भ्रंश से प्रभावित है। और आपको पता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार वो काफी कठोर भी है, क्योंकि लावा उसके अंदर है, तो ये बहुत कठोर है। और भ्रंश भी इसके अंदर पाए जाते हैं, खाई जिसको हम कह सकते हैं, एक प्रकार से भ्रंश पाए जाते हैं। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण है। अब भ्रंश घाटी, जैसे आप पहले पढ़ते कि नर्मदा और तापी नदियां और किससे होके बहती है, भ्रंश घाटी से होके बहती हैं। तो ये और महानदी की रिफ्ट घाटी और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत जो हमारे देखिए क्या क्या विंध्याचल पर्वत के नीचे जो सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत है वो आपका, इसके अतिरिक्त यहाँ पे आपकी नर्मदा ऊपर जो आपकी वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी और नीचे आपकी जो तापी नदी है वो, तो ये किससे होके बहती है, भ्रंश घाटी से होके बहती हैं। तो प्रायद्वीप पठार की क्या विशेषता है, ये भ्रंश से प्रभावित है। इस पठार में पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा। एक बार नदियां आप यहाँ पे शॉर्ट में देख लीजिए कौन कौन सी हैं। जो हमारा पूर्वी जो पठार, उस पे पूर्वी जो हमारा घाट भी बोलते हैं, इसको पूर्वी पठार बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदी, जैसे आपकी सबसे पहले आती है महानदी, इधर गंगा जैसे ऊपर रहेगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो पूर्व की ज्यादातर नदियां हमारे क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं, जबकि पश्चिम में नर्मदा है, तापी है, पेरियार है जो केरल के अंदर है, ये कौन सी भी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो इसका कारण आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जो हमारा जो पूर्व का पठार है उसका जो धरातल है वो मैदानी धरातल है, उबड़ खाबड़ कम है वो। तो नदियां जब समुद्र की ओर जाती हैं तो धीरे धीरे वो समुद्र में जाके विलीन होती है, तो वो अपना जो अपने साथ जो भी मलबा लाते हैं उसको जमा कर देते हैं, जिससे क्या बनता है, जिससे डेल्टा बनता है। जबकि जो पश्चिम की जो नदियां हैं नर्मदा, तापी, वो क्या करती हैं, वो कटे फटे ढलानों से होकर जाती है और सीधा कहाँ गिरती हैं, वो अरब सागर में गिरती है। इसलिए उनके साथ जो भी मलबा आता है वो इकट्ठा नहीं हो पाता और वो बिखर जाता है, जिससे डेल्टा ये नहीं बनाती। तो इस चीज को आप याद रखें कि पूर्व में ज्यादातर नदियां, लगभग सभी नदियां क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, जबकि पश्चिम की कोई भी नदी हमारी डेल्टा नहीं बनाती है। इसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट जो हमारा है वो हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, यानी कि हिमालय तो है, इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भाग में भी कुछ पर्वतमालाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीप खंड के विपरीत, यानी कि प्रायद्वीप भाग क्या था, कठोर था और स्थिर था, रुका हुआ है एक ही जगह पे, वैसा का वैसा है, के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त पर्वतमालाएं दुर्बल और लचीली हैं। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक और अंतर्जनिक क्रियाओं से प्रभावित हैं। अब किसके कारण बनती हैं ये सब चीजें ये भुआ करती हैं, ये बनती है बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों के कारण। तो यहाँ पर अब भी ये क्रियाएं इनके ऊपर प्रभाव डालती है, इसलिए ये क्या है, परिवर्तनशील। जैसे आपको पता है कि हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई में बदलाव आया है, वो एक जगह स्थिर नहीं है, जिसके कारण इसमें भ्रंश और वलन बनते हैं। क्या बनता है, भ्रंश और वलन बनते हैं। तेज बहाव वाली नदियों से इन पर्वतों में अपरदन की क्रिया होती है। अब जो मैंने कहा कि आपको बहिर्जनिक तो क्या होते हैं, जो बाहर जो चीजें हम देख सकते हैं, जो क्रिया हम देख सकते हैं, जबकि अंतर्जनिक जो अंदर भूमि के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर बहिर्जनिक चीजों का प्रभाव, बलों का प्रभाव ज्यादा है, जिसमें क्या है, नदियां सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली। जैसे आपको पता है कि हमारी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र सभी नदियां कहाँ से होकर आती हैं, हिमालय पर्वत से होकर आती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये इसमें कांट छांट लगातार करती रहती हैं, तो इसमें बदलाव करती रहती हैं, जिसके कारण गोर्ज, वी आकार घाटी आदियां बनती है। गोर्ज क्या होते हैं, गहरी खाई जो बनती है ना पर्वतों में, उसको क्या कहते हैं, गोर्ज। उसी के बाद जैसे एक आकार बनता है वी आकार की घाटी जैसे बनती है, तो ये सब जलप्रपात जैसे झरने जैसे बनते हैं, वो सारी आकृतियां यहाँ पर बनती हैं। और तीसरा जो हमारा जो खंड है वो है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, आपका यहाँ पे आ जाएगा। भारत का तीसरा भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है, यह भू अभिनति गर्त है। अब इसको एक बार देख लीजिए आप, लोकेशन जो दक्षिण में मैंने आपको बताया था, यहाँ से लेके और नीचे का आपका क्या था, प्रायद्वीप का जो पठार क्षेत्र है वो, और जम्मू कश्मीर है आपका, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का ऊपरी भाग है, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे किस में आ जाते हैं, सिक्किम है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में आ जाते हैं। दक्षिण में जैसे नीलगिरी है, अन्नामलाई है, ये सब किसके आ जाएंगे भाग, ये सभी के सभी आ जाएंगे आपके जो हमारा हिमालय पर्वत का जो भाग है उसके भाग ये आ जाएंगे। इसके बाद जो
तीसरा जो बचता है वो इन दोनों के बीच में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो हमारा क्या है, वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के अंतर्गत आता है। यह भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्यतः 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इन मैदानों में हिमालय की नदियों द्वारा अवसादों का जमाव किया गया। जैसे कि नदियां क्या करती हैं, अपर्दन करती हैं, फिर डिपोजिशन या निक्षेपण करते, तो निक्षेपण के द्वारा इन अवसादों का मटेरियल का जमा होता रहता है, जिसके कारण वो यहाँ जलोढ़ मृदा की गहराई 1000 से 2000 मीटर तक, जैसे मृदाएं आपने पहले ही पढ़ी हैं, तो जलोढ़ मृदा किससे बनती है, नदियों के निक्षेपण से बनती है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, 1000 से 2000 मीटर तक गहरी ये मृदा मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी अध्याय का वो है भारत की प्रमुख भू आकृतियां। ये तो क्या थे, हमने वैसे खंड बांट ली वैज्ञानिक दृष्टि से, लेकिन मुख्यतः अगर देखें तो भू आकृतियां भारत की 6 हैं। किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था, जो पहले भी मैंने डिस्कस की थी, इन सब के ऊपर डिपेंड करती है और मोटे तौर पर भारत को 6 खंडों में बांटा गया है। आज हम सिर्फ इनके नाम करेंगे, बाकी हम इनकी डिटेल में इनको आगे करेंगे। सबसे पहला जो हमारा है, ऊपर से ही चलेंगे हम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा हमारा उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीप का पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। एक बार आप इनको मैप में और अच्छे से देख लीजिए। जैसे हिमालय पर्वत मैंने आपको अभी बता दिया, ऊपर वाला जो क्षेत्र हमारा है ये हिमालय पर्वत। इसके बाद आता है उत्तर भारत का मैदान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। और इधर की अगर देखें तो यहाँ पे भी उत्तर भारत के मैदान असम के अंदर जैसे हमारा है। इसके बाद राजस्थान का जो क्षेत्र बच गया वो क्या है, हमारा महामरुस्थल है। इसके बाद अगला जैसे हमने अभी अभी करा था प्रायद्वीप का पठार, ये हमारे तटीय मैदान जो नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। और इधर का जो तटीय मैदान है उसका जो चौड़ाई है वो इसकी तुलना में ज्यादा है। इसका कारण आपको जैसे मैं बताया नदियों के कारण ऐसा हुआ है। और लास्ट में हमारे 2 द्वीप समूह भी जैसे हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो ये हमारे प्रमुख क्या हैं, भू आकृतियां हैं और इनको विस्तार पूर्वक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अगला जो लेसन हमने शुरू किया वो अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।